हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर इम्तियाज़ अहमद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस एक खास सेशन में। और इस सेशन में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे 2025 जेईई मेंस में पूछे गए सवालों को। 2025 में जेईई मेंस में बहुत सारे सवाल पूछे गए थे जनवरी सेशन में, और उन बहुत सारे सवालों में हम लोगों ने ये चीज़ एनालाइज किया है कि बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो कि बहुत कॉमन थे, बहुत ही रिपीट करने वाले सवाल थे। तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से सवाल पूछे गए थे और उन सवालों को किस तरीके से हम लोग को हैंडल करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए और इफ़ेक्टिवली सॉल्व करना चाहिए। तो एक एक करके हम लोग टॉपिक को यहाँ पर कवर करेंगे। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको कि हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में अलग अलग वैरायटी के सवाल पूछे जाते हैं, पर एक चीज इंटरेस्टिंग हम लोगों ने ये देखा कि इस सेशन में जेईई मेन 2025 जनवरी सेशन में जो इस चैप्टर से सवाल पूछे गए थे पूरे के पूरे कैलकुलेटिव सवाल थे। ऑलमोस्ट सारे सवाल कैलकुलेटिव थे, जहाँ पे कैलकुलेशन की डिमांड करता है और आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इंटीजर टाइप में भी सवाल पूछे गए थे और एमसीक्यू टाइप में भी सवाल पूछे गए थे। और जब भी हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिसीजन लेते हैं कि उस न्यूमेरिकल को क्या अभी सॉल्व करना चाहिए या फिर पेपर के एंड में सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बड़े टेम्पटिंग लगे, आपने पढ़ा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये न्यूमेरिकल मुझसे हो जाएगा, मुझे सारे कॉन्सेप्ट पता है, पर वहाँ पे न्यूमेरिकल्स डाटा का इतना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है कि हो सकता है कि वो सवाल को सॉल्व करने में आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाए, 5 मिनट लग जाए या फिर 10 मिनट लग जाए। तो ऐसे सवालों को हम लोग एंड के लिए छोड़ देते हैं कि अगर इन केस अंत में हमारे पास समय बचेगा तो हम ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे, वरना हम उन सवालों को सबसे पहले प्रायोरिटी देना चाहेंगे जिन सवालों को सॉल्व करने में आपको कम समय लगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया था। एक सवाल यहाँ पे पूछा गया था, डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaCl सोल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml, द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज। ये बड़ा ही क्या बोलते हैं कि कॉमन टाइप का ये सवाल हो जाता है, बड़ा कन्वेंशनल टाइप का सवाल हो जाता है कि आपको मोलैरिटी दिया जाता है और आपसे मोलैरिटी पूछ दिया जाता है, या फिर मोलैरिटी दिया जाता है आपसे मोलैरिटी पूछ दिया जाता है, और दोनों को कन्वर्ट करने में आपको ज़रूरत पड़ेगी डेंसिटी। अगर सोल्यूशन की डेंसिटी दी गई है तो आप मोलैरिटी को मोलैरिटी में या फिर मोलैरिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस तरह के सवाल को, ऐसे कॉन्सेप्ट के सवाल को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला कि आप फॉर्मूला का यूज़ करिए, रेडीमेड फॉर्मूला आपको किताबों में मिल जाता है, उस रेडीमेड फॉर्मूला का यूज़ करिए, डाटा पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम यहाँ पर बचेगा। पर वो जो फॉर्मूला होता है बड़ा क्या बोलते हैं कि ये कन्फ्यूजिंग वाला होता है। हो सकता है कि आपको एट अ टाइम फॉर्मूला याद है एंड अनदर टाइम वही फॉर्मूला आपसे मिस हो गया या फिर आपने गलत लिख दिया, तो गलती होने की चांस ज़्यादा है। तो हम लोग इस सवाल को बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन पार्ट। यहाँ पे 3 मोलर NaCl सोल्यूशन है, तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो 3 मोलर NaCl सोल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है। तो 3 मोलर NaCl का मतलब हो जाता है कि 3 मोल्स ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर को हम 1000 ml कर देते हैं, 1000 ml of solution. This is the concept of molarity. सोल्यूशन की डेंसिटी 1.25 है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर इस डाटा का यूज करके हम लोग मास ऑफ सोल्यूशन निकालते हैं। सो मास ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू, क्या होगा बच्चा, मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है बच्चा, दिया हुआ है 1.25, और वॉल्यूम कितना है 1000 ml, कितना आ जाएगा 1250 ग्राम। ये तो सॉल्यूशन का मास आ गया। कमिंग टू दिस कि यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ NaCl है, इस डाटा का यूज करके हम लोग निकालेंगे मास ऑफ NaCl, जो कि हमारे लिए सोल्यूट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे मास ऑफ NaCl हो जाएगा मोल इनटू मोलर मास। मोल 3 है, मोलर मास NaCl का होता है
58.5, तो 3 को 58.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0.5, 8, 16, 24 और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 25 और 25 यहाँ पे तो 15, 16, 17, 175.5। कितना आ गया बच्चा? 175.5। हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, तो चलो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट निकालते हैं। सो मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू, क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन 1250 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट 175.5। तो ये आपका ग्राम में आएगा, ये आंसर आपका ग्राम में आएगा। तो क्यों ना हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तुरंत। यहाँ पे 175.5 है, तो 175 ये माइनस करेंगे तो 75, 75, 50 हो जाता है, तो हो जाएगा 1074.5 ग्राम। इतना ग्राम है। हमसे पूछा क्या गया है बच्चा? हमसे पूछा गया है मोलैलिटी। आसानी से निकालेंगे। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल 3 है, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.10745, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा 1.0745। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्यों ना हम लोग तुरंत यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, 3 को डिवाइड करना है 1.0745, 2.79 का यहाँ पे आंसर बनेगा, 2.79। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। देखा कितना आसान सवाल है। आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर सवाल। 20 ml of 2 molar NaOH solution is added to 400 ml of 0.5 molar NaOH solution। एक 20 ml of 2 molar NaOH है और एक 400 ml of 0.5 molar NaOH है। द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पूछा गया है, नियरेस्ट इंटीजर में पूछा गया है और 10 की पावर -2 के फॉर्म में पूछा गया है। अगेन ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से कॉन्सेप्ट का सवाल है। आप एक NaOH को दूसरे NaOH के सोल्यूशन में मिक्स कर रहे हो और रिजल्टेंट सोल्यूशन का यहाँ पे कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है। सो डेफिनेटली दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम दी डाइल्यूशन की मिक्सिंग। तो मोलैरिटी ऑफ द मिक्सिंग या मिक्सिंग ऑफ द मोलैरिटी ऑफ द मिक्सिंग। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? सिंपल सा फॉर्मूला बच्चा याद रखता है। 2 सॉल्यूशन लिया है तो हो जाएगा M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू MRVR। MRVR इज द रिजल्टेंट मोलैरिटी एंड द रिजल्टेंट वॉल्यूम। पहला M1 यहां पे 2 है, वॉल्यूम ml में ही ले लेते हैं तो हमारा आंसर भी ml में ही चलेगा। तो यहां पर 20 हो जाएगा, प्लस दूसरे का 0.5 वॉल्यूम 400 और रिजल्टेंट मोलैरिटी तो हमें पता करना है और रिजल्टेंट वॉल्यूम कितना होगा, सम हो जाएगा 400 में और 20 में सम कर देंगे तो हो जाएगा 420, 420। तो यहाँ पे MR की वैल्यू अगर लिखेंगे द MR विल बी इक्वल टू 420, 420 तो नीचे चला जाएगा, यहाँ पर कितना बनेगा 40, यहाँ पे 200। क्या ये 240 आएगा क्या? और इसी 240 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 24 डिवाइडेड बाई 42। सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन पार्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 को डिवाइड कर दिया 42 से तो 0.571, 0.571, 0.571 10 की पावर -2 में इसको अगर कन्वर्ट करेंगे देन दैट विल बी इक्वल टू 57.1 इंटू 10 की पावर -2। पर हमसे नियरेस्ट इंटीजर में पूछा गया है तो नियरेस्ट इंटीजर में इसको करेंगे तो हो जाएगा 57 इंटू 10 की पावर -2। तो हमारे ख्याल से यहाँ पे आंसर जो है वो 57 होना चाहिए।
क्या चेक कर लिया जाए क्या वाकई में 57 है? बिल्कुल, आंसर इज दी 57। क्लियर है? तो आसान सा सवाल था, मोलैरिटी ऑफ द मिक्सिंग का ये सवाल था, मोलैरिटी ऑफ द मिक्सिंग का सवाल था। वैसे मोलैरिटी नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सिंग का भी सवाल हो सकता है। तो डिफरेंट यहाँ पे अलग अलग तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल बेसिक मोल कॉन्सेप्ट का सवाल है। इनफैक्ट ये सवाल आपसे चेक करना चाहता है कि आपको प्रॉपर एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है कि नहीं आता है इन द टर्म्स ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। सो दिस इज जस्ट अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन टाइप का। क्वेश्चन को पहले यहां पे रीड करते हैं कि व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। बोल रहा है कि 2.8 इंटू 10 की पावर -3 मोल ऑफ CO2 इज लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स x मिलीग्राम सैंपल। मतलब कि हमारे पास CO2 गैस का x मिलीग्राम सैंपल था और उस x मिलीग्राम सैंपल में से हमने क्या किया, 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स को हमने रिमूव कर लिया। तो बच कितना रहा है? 2.8 इंटू 10 की पावर -3 मोल में यहां पे आंसर बचता हुआ मिल रहा है। द मास ऑफ दिस CO2 टेकन इनिशियली इज, आपसे x की वैल्यू ही पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। एवोगैड्रो नंबर बोला है कि आप इसको लेंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी गई हैं आप केवल उन्हीं वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे। आपने जो वैल्यूज याद किया है उससे कोई मतलब नहीं रहता है। हाँ, अगर क्वेश्चन में वैल्यूज नहीं दिया है तब आप अपना वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक इक्वेशन बनाएंगे और वही इक्वेशन जो है वो हम लोग को आंसर निकालने में हेल्प करेगा। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ये है, गिवन CO2 में माइनस कर देंगे रिमूव्ड CO2 तो बचेगा लेफ्ट CO2। बस इसी को दिए में से निकाले हुए को रिमूव कर लें तो बचा हुआ मिलेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब इस पार्ट में हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि क्या क्या डाटा दिया गया है। ये मोल में दिया है, ये मॉलिक्यूल में दिया है और ये मिलीग्राम में दिया है। आंसर हमसे किस में पूछा गया है? मिलीग्राम। क्यों ना हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग अपना आंसर जो है वो पूरा का पूरा मोल में ही कैलकुलेट करते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप चाहे तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन मिलीग्राम में भी लेके जा सकते हैं। पर मॉलिक्यूल को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले मोल पता करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे मोलर कैलकुलेशन करते हैं। गिवन CO2 x मिलीग्राम है, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो x इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। मोल में कन्वर्ट करने के लिए इसी को हम लोग डिवाइड कर देंगे CO2 का मोलर मास। CO2 का मोलर मास होता है 44 माइनस रिमूव्ड CO2 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स को रिमूव किया और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मोल में कन्वर्ट करने के लिए एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे एंड दैट इज इक्वल टू लेफ्ट। लेफ्ट में तो ऑलरेडी मोल में दिया गया है, कितना दिया है? 2.8 इंटू 10 की पावर -3। यहां पे 10 की पावर -3 है, यहां पे भी 10 की पावर -3 है, तो क्यों ना हम लोग यहां पे भी 10 की पावर -3 के फॉर्म में ले जाते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, x/44 इंटू 10 की पावर -3 माइनस इंटू 10/10। इसको अगर करेंगे तो ये कितना बनेगा? 10 की पावर -3 इंटू 10/10, तो ये जाएगा 10/6.02 इंटू 10 की पावर -3। चेक करते चलिएगा हम यहाँ पे कैलकुलेशन सही कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ठीक है ये, और दैट इज इक्वल टू 2.8 इंटू 10 की पावर -3। तो 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 कैंसल आउट हो गया। सो वी कैन राइट दैट x/44 इज इक्वल टू, ये उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2.8 में प्लस कर देंगे 10/6.02।
तो हमारा यहाँ पे अब वैल्यू बनता है कि x अपॉन 44 कितना होगा। चलो सॉल्व करते हैं, x अपॉन 44 की वैल्यू निकालते हैं। सो x अपॉन 44 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी, पहले तो ये डिवाइड कर देते हैं, 10 अपॉन 10 को आप डिवाइड कर दीजिए 6.02 एंड दैट इज इक्वल टू 1.66 और 2.8 को हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे, 2.8 को हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे तो 4.46 की वैल्यू बन रही है, 4.46। तो x की वैल्यू हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 44 इंटू 4.46। सॉल्व करते हैं, 44 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 44 से तो 196.28 बन रहा है, 196.28। बस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे हेल्प ले रहे हैं, वरना आपको हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा ऑप्शन बन रहा है? बिल्कुल 196.2 x की वैल्यू आ गई जो कि मिलीग्राम में है, ठीक है ना। x यहाँ पर वैल्यू ये हो गया। द मास ऑफ CO2 टेकन, कितना CO2 टेकन था? 196.2 मिलीग्राम। क्लियर है बच्चा? दैट इज, अब यहीं पे एक ट्रिक कर सकता है, क्वेश्चन में ट्रिक कर सकता है, जैसे कि आपने यहाँ पे 196.28 निकाल लिया, ये मिलीग्राम में है, अगर ग्राम में होता तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको यहाँ पे डाटा चेंज करना पड़ जाता। ध्यान रखिएगा। चेक करते हैं क्या ये सही है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन था तो हम लोग इसको मार्क कर लेंगे। इंटीजर में हम लोग को क्रॉस चेक करने की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि इंटीजर है। क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये भी क्वेश्चन एक तरह का बेसिक कैलकुलेशन क्वेश्चन है, आसान है, बहुत ही ईजी है, डिफिकल्टी की यहाँ पर कोई बात ही नहीं बनती है। जैसे क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। 0.01 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X कंटेन्स 10% हाइड्रोजन। ठीक है, 10% हाइड्रोजन है। अगर 10% हाइड्रोजन है तो 90% क्या है? अदर एलिमेंट। अदर एलिमेंट में अब कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता है, हाइड्रोकार्बन दिया भी नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। ऑन कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूस 0.9 ग्राम ऑफ H2O। बोल रहा है कि कंप्लीट कंबशन पर 0.9 ग्राम। असल में होता क्या है कि जब हम लोग कंबशन करते हैं तो हाइड्रोजन जो है वो कंबशन करने पर H2O में कन्वर्ट करता है। कितना ग्राम बना है बच्चा? 0.9 ग्राम। इस 0.9 ग्राम वाटर से हम लोग को ये पता चलेगा कि कंपाउंड में कितना ग्राम हाइड्रोजन था, क्योंकि कंपाउंड का जो भी हाइड्रोजन था तो वो वाटर में कन्वर्ट कर रहा है। तो देखा जाए, वाटर का मोलर मास होता है 18, तो हमारा कैलकुलेशन 18 से स्टार्ट करेगा। 18 ग्राम ऑफ वाटर गिव्स या कंटेन्स 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 18 में 2 ग्राम है, पर हमारे पास बना कितना है? 0.9। तो बताओ 0.9 ग्राम ऑफ वाटर विल कंटेन 2 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 0. क्या लिखेंगे? 9। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे तो 9 से हो गया, दैट इज इक्वल टू 0.1। तो जो ये जो 10% है, दिस 10% वैल्यू करस्पॉन्ड टू 0.1 ग्राम। ठीक है, 0.1 ग्राम। तो बताओ 100% जो वैल्यू होगा दैट विल करस्पॉन्ड टू क्या 1 ग्राम होगा? अगर 10% 0.1 ग्राम को डिनोट करता है तो 100% 1 ग्राम को डिनोट करेगा। पर ध्यान दीजिएगा, ये जो 1 ग्राम हम लोग को मिला है दैट 1 ग्राम इज इन 0.01 मोल। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे मोलर मास पूछा गया है। तो बताओ अगर 0.01 मोल का जो मास है वो आपको 1 ग्राम मिला है, तो बताओ यहाँ पे 1 मोल का जो मास होगा वो कितना होगा? क्या ये 100 ग्राम हो जाएगा? तो आंसर यहाँ पे 1 ग्राम नहीं है बच्चा, आंसर यहाँ पे क्या है बच्चा? 100 ग्राम है, 100 ग्राम पर मोल। तो 100 का यहाँ पे आंसर बनेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी बच्चा लोग, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल को यहाँ पे सॉल्व करते हैं।
अगला सवाल जो है वो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन पर आधारित सवाल है। इनफैक्ट ये सवाल जो है वो बेसिकली पूछा जा रहा है स्टोइकियोमेट्री या फिर लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है यहाँ पर। चलिए सवाल को रीड करते हैं। When 81 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज अलाउड टू रिएक्ट विथ 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। देखो इसने ऑक्सीजन गैस वर्ड का जब इसने यूज कर लिया या फिर केवल ऑक्सीजन भी लिखा होता तो हम यहाँ पे O2 को मान लेते हैं। द मास ऑफ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन ग्राम इज, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मास पूछा गया है ग्राम में, और यहाँ पे ऑक्सीजन का मास भी दिया गया है और एल्यूमिनियम का मास भी दिया गया है। तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य ये बनता है कि पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में कोई लिमिटिंग रीजेंट है कि नहीं है, और अगर लिमिटिंग रीजेंट है तो वही लिमिटिंग रीजेंट Al2O3 के मास को डिसाइड करेगा। रिएक्शन को लिखते हैं पहले। तो रिएक्शन को जब लिखेंगे तो एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 4 से हो जाएगा। पहले मास जो दिया गया है उसको लिखते हैं। एल्यूमिनियम का मास कितना दिया गया बच्चा? 81 ग्राम। ऑक्सीजन का मास कितना दिया है? 128 ग्राम, और इसका मास तो पूछा गया है। मास को मोल में कन्वर्ट करते हैं तो 81 को आप डिवाइड करेंगे, एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना है? एल्यूमिनियम का 27। तो क्या ये 3 आएगा? यहां पर 128 को डिवाइड करेंगे, O2 का मोलर मास कितना है बच्चा? 32। तो क्या ये 4 आएगा? अब यहां पे रेशियो निकालते हैं, क्योंकि रेशियो हम लोग को बताएगा, रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू कोफिशिएंट है कि कौन लिमिटिंग रीजेंट है। तो मोल को आप डिवाइड कर दो 4 से, और यहां पर मोल जो कि 4 है आप इस डिवाइड करो कोफिशिएंट से। तो क्योंकि 3/4 की वैल्यू जो है वो लोवेस्ट है, सो एल्यूमिनियम विल बी एक्टिंग लाइक अ लिमिटिंग रीजन। एल्यूमिनियम लिमिटिंग रीजन की तरह काम कर रहा है, और एल्यूमिनियम ही डिसाइड करेगा कि Al2O3 कितना बनेगा। तो यहां पर मोल्स ऑफ Al2O3 फॉर्म, मोल्स ऑफ Al2O3 फॉर्म्ड, दैट इज इक्वल टू, जो रेशियो यहां पे लोएस्ट बना है उसको लिख लो 3/4, और जो Al2O3 का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आ जाएगा बच्चा? क्या ये 3/2 होगा? मास हमें निकालना है, सो मास विल बी इक्वल टू मोल, मास निकालना है ना, मास इन ग्राम। मोलर मास Al2O3 का दिया है? नहीं दिया है तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे Al2O3 का मोलर मास। एल्यूमिनियम 27 है, 27 का यहाँ पे 54 हो गया, और यहाँ पे 48 हो गया, 8 12 हो गया, 12 10 हो गया, यहाँ पे 102। तो दैट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 51, और ये हो जाएगा 153 ग्राम। तो यहाँ पे आंसर इंटीजर में ही आ रहा है बच्चा, 153 इंटीजर में ही आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे आंसर आ गया 153। क्लियर? दैट इज द आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट किया जाए क्लास 7। लो, रिएक्शन बेस्ड सवाल है फिर से। देखो बार बार यहां पर रिएक्शन बेस्ड सवाल पूछा गया, और बड़ा अच्छा सवाल अब ये बोल रहा है कि x ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड ऑन रिएक्शन विथ एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीजेस CO2 that occupied 11.2 लीटर वॉल्यूम एट STP। सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पर रिएक्शन को लिख लेते हैं, जिससे कि हम लोग को समझने में आसानी हो जाएगी। बेंजोइक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट, जब बेंजोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो यहां पे बनाता है सोडियम बेंजोएट का सॉल्ट, और बनाता है H2O, और बनाता है CO2। इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, सबका कोफिशिएंट 1 पे चल रहा है। द कोफिशिएंट ऑफ ऑल द स्पीशीज इज 1। यहां पे भी 1 है, 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 यहां पे भी 1 है।
CO2 का वॉल्यूम कितना दिया है, वो 11.2 लीटर एट STP, जिससे कि हमें इसका मोल पता चल जाएगा। 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4 दैट इज 1/2। इसका एक मोल इसके एक मोल से बन रहा है, तो उसका आधा मोल इसके हाफ मोल से बनेगा, और हमें इसी हाफ मोल का मास चाहिए। सो मास विल बी इक्वल टू हाफ मोल डिवाइडेड बाई मोलर मास। इसका मोलर मास करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 78 प्लस 44 एंड दैट इज इक्वल टू 8 12 12 7 8 12 122। और यहां पे करेंगे तो यह आ जाएगा आपका बच्चा 61 का यहां पे आंसर आएगा। तो 61 ग्राम शुड बी द आंसर। क्लियर? तो आसान सवाल था, बस कोफिशिएंट का यूज करना था, इक्वेशन को लिखना था, सॉल्व करना था। सो लेट्स बिगिन विद द अनदर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन अकरिंग इन अ ब्लास्ट फर्नेस। आपको पता होगा कि ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है। ब्लास्ट फर्नेस में आयरन का एक्सट्रैक्शन होता है और रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन अकरिंग ब्लास्ट फर्नेस। Fe3O4 को जब 4CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो आयरन का लिक्विड फॉर्म बनता है और CO2 गैस यहां पे रिलीज करता है। X किलोग्राम ऑफ आयरन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 2.32 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम Fe3O4 एंड 2.8 इंटू 10 की पावर 2 किलोग्राम CO को हम लोग आपस में रिएक्ट कराते हैं। द वैल्यू ऑफ X, आपसे X पूछा गया है और ये जो है वो इंटीजर है, नियरेस्ट इंटीजर में आपको आंसर देना है। प्लस मोलर मास कंपाउंड का यहाँ पे दिया गया है, CO का दिया गया है, Fe का दिया गया है, Fe3O4 का भी दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे फिर से रिएक्शन को मेंशन करते हैं। सो लेट्स मेंशन द रिएक्शन। रिएक्शन यहाँ पर है Fe3O4 प्लस 4CO गिव्स 3Fe प्लस 4CO2, जिससे कि हमें कोई मतलब नहीं है। ऑलरेडी इक्वेशन बैलेंस है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोफिशिएंट यहां पे 1 है। अब क्योंकि इसका भी मास दिया गया, इसका दोनों का मास दिया गया है, तो मास पहले लिख लेते हैं। Fe3O4 का मास कितना है 2.32 इंटू 10 की पावर 3, और वो किलोग्राम में, तो क्यों ना हम लोग यहां पे ग्राम में कर लेते हैं। तो ये 10 की पावर 6 ग्राम हो जाएगा। CO का मास 2.8 इंटू 10 की पावर 2 किलोग्राम, ग्राम में कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका 2.8 इंटू 10 की पावर 5 किलोग्राम। अब फिर से वही काम कि हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे पहचानना है कि इन दोनों में लिमिटिंग कौन है, क्योंकि जो लिमिटिंग होगा वही बनाएगा हमारा आंसर, आयरन का मास। तो लिमिटिंग पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे मोल पता करेंगे। तो मोल यहाँ पे हो जाएगा 2.32 और यहाँ पर है मोलर मास Fe3O4 का 232। तो मोल की वैल्यू अगर करेंगे, सीधे सीधे कर लेते हैं। यहाँ पर मोल की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो क्या यहाँ पे मोल की वैल्यू जो है 10 की पावर 3 आएगा। ठीक, यहां पे भी मोल की वैल्यू करते हैं, तो यहां पे मोल की वैल्यू अगर हम लोग करेंगे 28 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे CO का। अच्छा, यहां पे CO का जो मोलर मास है वो 56 होता है। 28 ग्राम पर मोल यहां पे जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है 12 और 16, सही है 28 होता है। CO वो तो हम कुछ दूसरा बोल रहे थे। कार्बन का यहां पर 12 होता है और यहां पे 16 होता है, तो यहां पे 28 हो गया। तो CO का मोलर मास 28 है, तो यहाँ पे इसको करेंगे 28 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 28 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर 4। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। 232 से डिवाइड कर दिया, 10 की पावर, ये गलत हो गया, ये 10 की पावर 4 आएगा यहाँ पर। एक बार क्रॉस चेक करना जरूरी होता है, क्या हम लोग कहीं पर गलती तो नहीं ना कर रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक सिली सा मिस्टेक कर लिया था, क्रॉस चेक किया तो पता चल गया। तो अब यहाँ पे 10 की पावर 4 बनेगा,
और यहाँ पे भी 10 की पावर 4 बनेगा, मतलब कि दोनों का मोल तो बराबर है। बच्चे अब यहीं पर गड़बड़ी कर देते हैं, बोलते हैं कि दोनों का मोल बराबर है तो यहाँ पे कोई लिमिटिंग रीजेंट नहीं है। बच्चा लिमिटिंग रीजेंट है क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट बराबर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे रेशियो निकालते हैं, तो जब हम लोग यहाँ पे रेशियो निकालेंगे तो रेशियो के मामले में ये हो जाएगा 10 की पावर 4 बाई 1 और यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर 4 बाई 4। तो ये जो वैल्यू है दैट इज लोएस्ट, और क्योंकि ये लोएस्ट है तो CO इज द लिमिटिंग रीजेंट। तो इसका अगर मोल की बात किया जाए, इसका मोल कितना बनेगा, मोल फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू, जो रेशियो है उसको लिख लो 10 की पावर 4 बाई 4 और मल्टीप्लाई कर दो आयरन के मोलर मास से। आयरन का मोलर मास ऑलरेडी दिया है कितना, 56 है, तो यहाँ पे 56 से मल्टीप्लाई कर दिया। 56 का आधा 28, 28 का आधा 14, तो यहाँ पे हो गया 14 इंटू 10 की पावर 4। ये मोल बना है, पर हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है मास, वो भी किलोग्राम में। तो यहाँ पे मास निकालेंगे, सो मास विल बी इक्वल टू, क्या बन जाएगा, अच्छा यहाँ पे एक चीज गलत हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। मोल निकालना है पहले, मोल कितना बना, मोल निकालने के लिए रेशियो को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और मास निकालने के लिए जो आपने यहाँ पे लिखा है, मोल निकाला है 3/4 इंटू 10 की पावर 4, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे बच्चा, 56 से। ये आंसर आपका आएगा ग्राम में। तो चलो हम लोग क्यों ना यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये बन गया 14, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन दैट इज कमिंग आउट टू बी 242 इंटू 10 की पावर 4, ये ग्राम में है। और इसी को अगर हम लोग किलोग्राम में करेंगे तो आंसर हो जाएगा 420 kg। तो यहाँ पे जो आंसर बनना चाहिए वो होना चाहिए 420 का, आंसर इज 420। क्लियर, दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। कैलकुलेशन है बस। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, अगला सवाल देखते हैं कि उसमें क्या चीज पूछा जाता है। ये रहा, द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज 54.2% कार्बन, 9.2% हाइड्रोजन एंड 36.6% ऑक्सीजन। इफ द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 132 ग्राम पर मोल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा गया है। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम द इंपेरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किससे बच्चा, इंपेरिकल फॉर्मूला एंड दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इंपेरिकल फॉर्मूला पता करते हैं, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला पता करने से पहले ये चेक कर लो कि जो परसेंटेज दिया है क्या सारे के सारे परसेंटेज का सम 100 के बराबर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो जो डिफरेंस है वो अदर एलिमेंट्स में जा सकता है, पर यहाँ पे मुझे देख के ही लग रहा है कि ये पूरा का पूरा परसेंटेज 100% के बराबर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला एलिमेंट कार्बन, दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन, तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन। जो परसेंटेज है उसको मास में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो मास है दैट इज कार्बन का हो गया 54.2, हाइड्रोजन का 9.2 और ऑक्सीजन का 36.6 ग्राम। इसको हम लोग तुरंत मोल में कन्वर्ट करेंगे, तो 54.2 को 12 से डिवाइड कर लो, 9.2 को 1 से डिवाइड करो, 36.6 को किससे डिवाइड करेंगे, 16 से। चलो यहाँ पे सॉल्व करते चलते हैं, देखते हैं कि आंसर कितना बन रहा है। जैसे कि यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला है कि 54.2 को डिवाइड करते हैं 12 से, दैट इज 4.51, 52 पे चले जाते हैं। ये तो सीधे सीधे 9.2 बन गया। और ये कितना बनेगा, 36.6 को 16 से डिवाइड करते हैं, तो 36.6 को 16 से डिवाइड करते 2.29 है, 2.287 था तो 2.29 है। अब यहाँ पे रेशियो लेते हैं, रेशियो, सिंपल रेशियो। जो सबसे छोटा है उसको उठाइए और सबको उसी से डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि 4.52 को डिवाइड करेंगे 2.29, 4.52 को
2.29 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 1.97, या फिर ये नियर अबाउट जो है 2 के बराबर आ गया। यहाँ पे 9.2 को डिवाइड करेंगे 2.29, तो 9.2 को 2.29 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 के बराबर आ गया। और यहाँ पे 2.29 को डिवाइड करेंगे किससे, 2.29 से, जो कि 1 आएगा। तो यहाँ पे रेशियो क्या बन रहा है, 2:4:1। तो अब यहाँ पे बनता है हमारा फर्दर कॉन्सेप्ट। इतना रेशियो आने के बाद हम लोग यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला लिख देते हैं। कार्बन का कितना, 2 एटम C2, हाइड्रोजन का कितना, 4 एटम H4, और ऑक्सीजन का कितना, 1 एटम। और जब इंपेरिकल फॉर्मूला पता चल जाएगा तो हम लोग निकलेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला मास, दैट इज इक्वल टू 24 प्लस 1, 24 प्लस 4, 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो जाएगा, 24 प्लस 4 प्लस 16, तो दैट इज कमिंग आउट टू बी कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और 20 40, तो ये 44 हो जाएगा। हमसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा गया है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करने के लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चा, हम लोग यहाँ पे रेशियो निकालेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, जिससे कि आपको n की वैल्यू पता चलेगा। n की वैल्यू आपको पता चलेगा इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास और इंपेरिकल फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है बच्चा, दिया हुआ है 132, और इंपेरिकल फॉर्मूला मास आपने 44 निकाला है, एंड दैट इज इक्वल टू कितने से कटेगा, ये 3 से कटेगा। अब यहीं पे आ जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय n। इंपेरिकल फॉर्मूला कितना था, C2H4O, और n की वैल्यू 3, तो आंसर आ गया C6H12O3। डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। देख लो इसको अच्छे से, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। लग रहा है कि वहां पे स्क्रीन जो है थोड़ा सा कट रही है, C6H12O, इसको हम सही करते हैं। क्लियर है, यहाँ पे जो कट रहा है, यहाँ पे जो कट रहा है उसको सही कर रहे हैं हम लोग। स्क्रीन में कुछ कटिंग हो रही है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सवाल है, मिक्स टाइप का सवाल है, इजी है, मतलब कि सवाल को टाइप करने में टाइपिस्ट को तो ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ी होगी, पर हाँ सवाल बड़ा अच्छा लेवल का है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछ दिया गया है। बेसिकली ये जो है आपका इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का ही सवाल है। चलिए देखते हैं सवाल। द हाइड्रोकार्बन, अब देखो इसने बोल दिया कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन, और मोलर मास 80 का दे दिया गया है। अब बोल रहा है कि 90% कार्बन है, तो अगर 90% कार्बन है तो 10% हाइड्रोजन हो गया। तो हम लोग यहीं पे कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। मास पहले लिखते हैं, ये 90, और हाइड्रोजन कितना हो गया, 10। मोल लिखते हैं, मोल विल बी 90/12, और यहाँ पे हो जाएगा 10/1। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 10 हो गया, और 90/12 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे देन दैट इज कमिंग आउट टू बी 7.5। यहाँ पे रेशियो निकालते हैं, रेशियो। तो जब रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे छोटा तो ये है, तो 7.5 को 7.5 से डिवाइड करेंगे तो 1, और यहाँ पे 10 को 7.5 से डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 1.33 बनेगा, 1.33। पर यहाँ पे जो रेशियो आया है वो इंटीजर में नहीं आया है, तो होल नंबर रेशियो,
होल नंबर रेशियो यहाँ पे देखते हैं, तो होल नंबर रेशियो क्या हो जाएगा, इसको हो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4। मतलब कि जो इंपेरिकल फॉर्मूला है दैट इज कमिंग आउट टू बी C3H4। यहीं से हमें पता चल जाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला मास। सेम अप्रोच अब फिर से कंटिन्यू कर देंगे और इंपेरिकल फॉर्मूला मास हो जाएगा 12, 24, 36 प्लस 4 मतलब कि 40। एन की वैल्यू निकालेंगे दैट इज मोलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है बच्चा, देखो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 80 है, तो 80 को डिवाइड कर देंगे किससे बच्चा, 40 से, 2 आ गया। तो यहीं पे हमें पता चल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी इक्वल टू, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 टाइम्स हो जाएगा, तो C3H4 का 2 टाइम्स दैट इज C6H8। और C6H8 में जब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है तो सिंपल सा तरीका, 1 से शुरू करो, जितना कार्बन है उतने कार्बन को जोड़ दो और जितना हाइड्रोजन है उसका आधा माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस माइनस करना है ना, यहाँ पे माइनस कर दो, तो 6 माइनस 4 2 हो गया और 1 3 हो गया। तो आंसर यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 का आ रहा है। करेक्ट आंसर इज 3। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, इजी था। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर अनदर क्वेश्चन। मोलैरिटी का सवाल है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दिया गया है और एक सब्सटेंस दिया गया है और आपसे मोलैरिटी 70% मास बाय मास एक्वस सॉल्यूशन है, परसेंटेज कंपोजिशन देकर आपसे मोलैरिटी पूछा जा रहा है, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट भी दिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बताओ कि जो ये 70% मास बाय मास है उसका मतलब क्या, उसका मतलब ये है 70 ग्राम ऑफ एसिड is present in 100 gram of a solution। मोलैरिटी पता करना है तो हमें चाहिए वॉल्यूम, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालते हैं। तो इसके हिसाब से वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है 100 का, डेंसिटी कितना है 1.25 का। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी कमिंग आउट टू बी 80 का यहाँ पे वैल्यू आ गया। और 70 ग्राम ऑफ एसिड है, इसका हम लोग को पता करना है मोल, क्योंकि हमें मोल ऑफ द सॉल्यूट चाहिए। सो मोल विल बी इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। 70 ग्राम का मोलर मास ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, 70 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये तो सवाल बड़ा सिंपल टाइप का हो गया। अच्छा, ये ml में बना है, तो मोलैरिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, देन दैट इज कमिंग आउट टू बी 1 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 40.5 हो जाएगा, पर हमें निकालना है 10 की पावर -1 में, देन दैट इज इक्वल टू 125 इंटू 10 की पावर -1। तो आंसर हमारा क्या हो गया 125। देखिए कितना इजी टाइप का सवाल था, प्रैक्टिस ही आपको चैंपियन बनाएगा। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, 11वां सवाल देख रहे हैं, फिर से रिपीट किया हुआ सवाल है। इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फिर से रिपीट किया हुआ सवाल है, पर इसमें एक स्टेप और ऐड कर दिया है। वो स्टेप ये है कि जो यहां पर परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया है, सारा का सारा परसेंटेज कंपोजिशन का सम 100 के बराबर नहीं है। जैसे कि कार्बन का 14.5 है, क्लोरीन का 64.46 है, हाइड्रोजन 1.8 है। अगर आप इसको सम करेंगे तो सम करने पर आपको 100 नहीं मिलेगा। तो जो डिफरेंस है वो किसका है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो जो डिफरेंस है वो ऑक्सीजन का हम लोग कंसिडर कर लेंगे। तो हमारे पास कंपाउंड में बेसिकली 4 एलिमेंट है, कार्बन, क्लोरीन या कार्बन, हाइड्रोजन
ऑक्सीजन और क्लोरीन। पहले तो मास लिख लेते हैं। अब यहां पे क्या है कि हमसे केवल इंपिरिकल फॉर्मूला मास पूछा गया है, मतलब कि हम लोग को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास पे नहीं जाना है, बस इंपिरिकल फॉर्मूला को पता करना है। तो मास लिखेंगे तो कार्बन का मास कितना है 14.5, हाइड्रोजन कितना है 1.8 और क्लोरीन कितना है 64.46। जल्दी से हम लोग क्या करेंगे कि ऑक्सीजन का यहां पर मास निकालेंगे। तो ऑक्सीजन का मास निकालने के लिए हम लोग यहां पर 100 से माइनस कर देंगे, मतलब कि 100 में से सबसे पहले माइनस कर दो 64.46, फिर माइनस कर दो 1.8 और फिर माइनस कर दो 14.5, 19.24 का बनेगा यहां पे आंसर। कहानी सेम, मोल निकालते हैं तो 14.5 को 12 से डिवाइड करो, 1.8 को 1 से डिवाइड करो, 19.24 को 16 से डिवाइड करो और 64.46 को 35.5 से डिवाइड करो। चलो डिवाइड करके यहाँ पे निकालते हैं। 14.5 को 14.5 को डिवाइड करेंगे 12 से, ये 1.2 बन रहा है, दैट इज कमिंग आउट टू बी 1.2। ये हो रहा है 1.8। इसको करेंगे 19.24 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 19.24 को डिवाइड करेंगे 16 से, ये फिर से आ गया 1.2 और 64.46 को डिवाइड करेंगे, 64.46 को डिवाइड करेंगे 35.5 से, तो ये फिर से आ गया 1.8। अब रेशियो निकालते हैं, जो सबसे छोटा है उसको लीजिए और सबको डिवाइड कर लिए। 1.2 सबसे छोटा है तो सबको 1.2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1.8 को 1.2 से डिवाइड करो तो हम लोग को पता है कि 1.8 डिवाइडेड बाई 1.2, डेसिमल डेसिमल कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे 3 बाई क्या हो जाएगा 2, 1.5, ये भी क्या हो जाएगा 1.5, ये होगा ना। पर हमें चाहिए इंटीजर रेशियो, और अगर इंटीजर रेशियो में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना बच्चा, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 3 2 3, तो इंपेरिकल फॉर्मूला जो बनेगा दैट विल बी गिवन आउट टू बी इक्वल टू कार्बन का 2, हाइड्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 2, क्लोरीन का 3। और मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास अगर कैलकुलेट करेंगे देन दैट इज कमिंग टू बी ये 24 प्लस 3 प्लस 32 प्लस 35.5 प्लस 71 में 35.5 को ऐड कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 71 प्लस 35.5, तो यहाँ पे 0.5 हो जाएगा और 5 6 हो गया, 6 7 8 9 106 35, ठीक है 106.5। सम कर देते हैं सबको सम करेंगे तो डेसिमल में है तो 0.5 इधर चला गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0 1 4 5 6 और ये 165.5 165.5। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये सही है, बिल्कुल। पर हमें आंसर क्या करना है 10 की पावर -1 में करना है, तो ये जाएगा 1655 इंटू 10 की पावर -1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1655, हो गया। दिस इज द क्वेश्चन, कैलकुलेशन था, देख लो इसको अच्छे से। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इजी टाइप का सवाल है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज लेबल्ड एज 75% बाई मास, ठीक है 75% मास का लेवल लगा हुआ है। बोल रहा है कि वॉल्यूम इन ml ऑफ द सॉल्यूशन विच कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड, डेंसिटी सॉल्यूशन का 1.25 है। तो 75% बाई मास का मतलब पहले लिख लेते हैं, 75 ग्राम
of HNO3 is present in 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। पर हमें वॉल्यूम में पता करना है, तो इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका वॉल्यूम लिखेंगे, सो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है 100 और डेंसिटी कितना है 1.25। तो मेरे ख्याल से यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 80। तो बेसिकली 80 ml में 75 ग्राम है, या ऐसे लिख सकते हैं 75 ग्राम इज प्रेजेंट इन 75 ग्राम इज प्रेजेंट इन 80 ml। पर हमें पता करना है केवल 30 ग्राम के लिए। तो बताओ 30 ग्राम इज प्रेजेंट इन, क्या ये 80 को डिवाइड करेंगे 75 से और मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, चलो यहाँ पर 15 कर लेते हैं, 15 दुना हो जाएगा और यहाँ पे 15 जो है वो 5 टाइम्स हो जाएगा। 5 यहाँ पर हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चा 5 1 और 40, तो ये कितना हो जाएगा 14 से आ जाएगा, नहीं 5 5 6 7 8 16 से आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया 32 ml। तो 32 ml में आपको कितना मिलेगा बच्चा 30 ग्राम मिल जाएगा। तो क्या यहाँ पर कोई आंसर 32 का है, बिल्कुल है, हो गया। दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, इजी था। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक और सवाल को यहाँ पे देखते हैं। आई होप दैट इज द फाइनल क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से पूछा गया था। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको कुछ स्टेटमेंट दिया गया है A B C D E और इसमें से सेलेक्ट करके आपको केवल करेक्ट वाला यहाँ पे मार्क करना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे हड़बड़ी में कहीं लिखा रहता है इनकरेक्ट और वो करेक्ट वाला टिक करके आ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इट। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत समझ में आ रहा है, क्योंकि अमाउंट ऑफ मैटर जो है वो मास को रिप्रेजेंट करता है, ना कि वेट को। ये गलत है। मास इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। नहीं, मास फोर्स नहीं है, वेट फोर्स है, तो ये भी गलत हो गया। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस। ये सही है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो एक स्पेस को बताता है कि कितने स्पेस में सब्सटेंस ऑक्यूपाइड किया हुआ है। टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आर पॉसिबल। बिल्कुल सही बात है, 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो सकता है, बट इन केल्विन स्केल नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि केल्विन स्केल में 0 इज द मिनिमम वैल्यू, उससे कम नहीं हो सकता है। प्रेसिशन रिफर्स टू क्लोजनेस ऑफ द वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। देखो दो टर्म आता है, एक होता है प्रेसिशन, दूसरा होता है एक्यूरेसी। प्रेसिशन का मतलब होता है कि जब हम लोग एक ही मेजरमेंट के लिए बहुत सारे वैल्यूज को लेते हैं तो उन सारे वैल्यूज आपस में कितने क्लोज हैं। तो अगर हमारा वैल्यूज आपस में बहुत क्लोज है तो उसको बोलते हैं प्रेसाइज कैलकुलेशन, और जो हमारा वैल्यू है हमारे आंसर से बहुत क्लोज है उसको बोलते हैं एक्यूरेट कैलकुलेशन। एक्यूरेसी आंसर से क्लोजनेस को रिप्रेजेंट करता है, प्रिसिशन डिफरेंट वैल्यूज के बीच में कमी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी सही है। तो यहां पर क्या क्या हो गया बच्चा, C D E। कोई ऑप्शन ऐसा बैठ रहा है, बिल्कुल बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो स्टेटमेंट बेस्ड है, ये आपका स्टार्टिंग के चैप्टर में ये दिया गया है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। अच्छा, एक और यहां पे सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14 है। दिस वन विल बी द लास्ट क्वेश्चन। बेसिकली ये जो है आपका प्रेशर बेस्ड सवाल है। फॉर अ रिएक्शन N2O5 कन्वर्ट करके 2NO2 प्लस हाफ O2 बोल रहा है इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। नो प्रोडक्ट वेयर प्रेजेंट इनिशियली। स्टार्टिंग में कोई भी प्रोडक्ट नहीं था। द फाइनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम व्हेन 50% ऑफ द रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड। इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए कि इक्वेशन को पहले लिख लो, बैलेंस्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिख लो। चलो लिखते हैं। तो यहां पे N2O5 है, बना रहा है 2NO2 और बना रहा है हाफ O2। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर
अब एक आइडियल गैस इक्वेशन नाम की चीज होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जिसमें आर की वैल्यू कांस्टेंट है, वॉल्यूम इसने क्या किया है, कांस्टेंट रखा है, और टेम्परेचर के बारे में नहीं दिया है तो हम टेम्परेचर को भी यहां पे कांस्टेंट कर लेते हैं। मतलब कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। सब्सटेंस का जितना मोल यहां पर चेंज करेगा उसका प्रेशर भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। सपोज दैट स्टार्टिंग में N2O5 का जितना भी मोल था उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर P है, और स्टार्टिंग में ये सब बना नहीं है तो ये 0 और 0 है। टाइम T इज इक्वल टू कंप्लीशन पे जाते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि 50% रिएक्शन कंप्लीट कर रहा है, 50%, तो P का 50% खत्म हो गया, P/2 खत्म हो गया, बचा कितना, P/2। और जब इसका 1 मोल खत्म हो रहा है तो इसका 2 मोल बन रहा है, तो इसका P/2 मोल खत्म होगा, P/2 का प्रेशर खत्म होगा तो इसका P का प्रेशर बनेगा 1 मोल से आधा मोल, तो P/2 के प्रेशर से P/4 का प्रेशर। और सबका आप सम कर लीजिए, जब आप सबका सम करेंगे तो सम करने पर आपको मिल जाएगा 4 नीचे रहेगा, 2, 6 और 1 7, तो ये 7/4P आंसर हो गया। स्टार्टिंग के प्रेशर का 7/4P बनेगा, 7/4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल प्रेशर। तो आंसर यहां पर हो गया डी ऑप्शन। आई होप दिस पर्टिकुलर डिस्कशन पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। अमित, अमित